तो अपने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था वेव पैकेट के बारे में और हमने जाना था कि अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें या किसी भी मूविंग पार्टिकल की बात करें तो उसके साथ जो एसोसिएटेड वेव होती है उसको दिखाने का एक बेटर वर्जन होगा वेव पैकेट की फॉर्म में दिखाना दैन हम साइनोसॉइडल वेव्स दिखाएं। तो साइनोसॉइडल वेव्स उतने बेटर डिस्क्रिप्शन नहीं है जितना बेटर डिस्क्रिप्शन वेव पैकेट है। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है इस रीजन ऑफ स्पेस में, तो वो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक हर जगह तो नहीं होगा, है ना, वो कुछ रीजन में ही डिफाइंड होगा। तो उसको डिफाइन करने के लिए हम वेव पैकेट की मदद ले सकते हैं, दैट इज अ बेटर डिस्क्रिप्शन, है ना। अच्छा, ये हमने लास्ट क्लास में बात करी थी और इससे पहले हम ये भी बात कर चुके हैं कि वेल डिफाइंड वेव फंक्शन क्या होता है। अगर हमारे पास एक वेव फंक्शन है तो वो कब वेल डिफाइंड होगा, कब अच्छा होगा, मतलब या फिर फिजिकली एक्सेप्टेबल होगा, मतलब कुछ ऐसा होगा जिसको हम क्वांटम मैकेनिक्स में यूज कर सकते हैं, है ना। तो उसको हमने कंपेयर किया था अपने शर्मा जी के लॉन्डे के साथ और हमने उसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी कि हर पॉइंट पे फाइनाइट और सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, मतलब कभी इन्फिनिटी ना हो जाए वेव फंक्शन और कभी ऐसा ना हो कि एक ही पॉइंट पर वेव फंक्शन की 2 वैल्यूज हैं, या फिर हर पॉइंट पर वो कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होना चाहिए, उसका जो डेरिवेटिव है x के y के z के रिस्पेक्ट में वो कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए, या वो जो फंक्शंस हैं वो मतलब डी साई बाई डी एक्स डी साई बाई डी टी ये सब सिंगल वैल्यूड होने चाहिए, मतलब इनकी एक से ज्यादा वैल्यू ना हो। और तो और हमने ये भी प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी कि वो स्क्वायर इंटीग्रेबल होने चाहिए। स्क्वायर इंटीग्रेबल का मतलब कि भाई अगर तुम उसको इंटीग्रेट करते हो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक तो कोई फाइनाइट वैल्यू मिलनी चाहिए, इनफाइनाइट नहीं मिलना चाहिए। ये सब हम उस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, लास्ट में नहीं, 3-4 लेक्चर पहले, ठीक है। अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो आई बटन में तुम्हारे पास लिंक आ रहा होगा, उसको जाकर देख लो। दूसरी बात ये कि अगर वो लेक्चर तुमने देखा था तो इन सब का रीजन कि भाई फाइनाइट और सिंगल वैल्यूड क्यों होना चाहिए ये लिखो, कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल क्यों होना चाहिए ये लिखो। ऐसे करते करते हर पॉइंट का, हर चीज का तुम वो लिख दो, क्या नाम है, रीजन लिख दो। अगर यहां तक कहानी खत्म हो चुकी है तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हमें आज का जो लेक्चर है उसमें पढ़ना है समथिंग अबाउट प्योर स्टेट एंड मिक्स्ड स्टेट्स। तो ये प्योर स्टेट क्या है, मिक्स्ड स्टेट क्या है, ये सब पे तो हम थोड़ी देर में आ जाएंगे। और तो और इसके साथ साथ आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा फिजिक्स में यूज होने वाला फंक्शन जो कि है डिराक डेल्टा फंक्शन। उसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और तो और उसके बारे में एक क्वेश्चन करेंगे जो कि मेरी एक फ्रेंड से आइजर पुणे के स्क्रीनिंग इंटरव्यू में पूछा गया है इसी साल, ठीक है। हेलो एवरीवन, दिस इज मोहित और आज हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं प्योर एंड मिक्स्ड स्टेट्स के बारे में। तो आपसे एक सवाल पूछूंगा, उसका जवाब देना, ठीक है। मैंने ना वहां हुक पे एक रस्सी बांध दी, ऐसे करके मेरे हाथ में वो रस्सी दिख रही है ना, इमेजिन हो गया है ना। तो इस रस्सी को मैंने एक ऐसे वो दिया, क्या कहते हैं, जर्क दिया, सच दैट इसका एक ऐसा सा कुछ वेव सा बनेगा, मतलब आधा सा कुछ ऐसा, और वो आगे जा रहा होगा, है ना। जैसे ही यूं जर्क दूंगा वो यूं आगे जा रहा होगा, है ना। अगर आपसे ये सवाल पूछूं मैं अभी के समय कि ये वेव कहां है, तो आप क्या कोई जवाब दे सकते हो? मे बी यस, आप कह दोगे भैया इतने रीजन में है, या थोड़ी देर बाद पूछूंगा तो यहां पे पहुंच गई है, इतने रीजन में है, और थोड़ी देर बाद पूछूंगा तो भैया यहां पहुंच गई है। ऐसे करते करते आप जवाब दे सकते हो। शुरुआत में कहोगे यहां इस रीजन में है, फिर कहोगे इस रीजन में है, फिर कहोगे इस रीजन में है। ऐसे करते करते आप जवाब दे सकते हो। मगर इसी में अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इसका वेव लेंथ कितना है, इसका वेव लेंथ कितना है, तो क्या तब जवाब दे सकते हो? मे बी नो। क्यों? क्योंकि यार वेवलेंथ तो तब पता लगेगी ना जब कोई चीज ऐसे रिपीट हो रही हो, है ना। कोई चीज बार बार रिपीट हो रही हो तो मे बी मैं आंसर दे सकता हूं, हाँ इसकी वेवलेंथ इतनी है, इसको यहां से यहां तक नापा, ये रही इसकी वेवलेंथ। अगर वो है ही इतनी तो कुछ रिपीट ही नहीं हो रहा, और अगर कुछ रिपीट ही नहीं हो रहा तो वेवलेंथ का मतलब ही क्या रह गया, है ना। तो इसका मतलब अगर
आप मुझे पोजीशन बता पा रहे थे, मतलब आपने एग्जैक्टली नहीं बताया कि भैया x इक्वल्स टू 1 पे है, x इक्वल्स टू 2 पे है, एग्जैक्टली नहीं बताया, लेकिन फिर भी अगर आप पोजीशन बताने में कुछ ना कुछ सक्षम थे तो आप उसकी वेवलेंथ बताने में सक्षम नहीं थे। अब मैं यही सवाल को थोड़ा सा चेंज कर दूं कि वही हुक है, वही रस्सी है, उस रस्सी को मैंने अब पहले तो एक ये दिया था, मतलब एक जर्क दिया था, अब इसको कॉन्टिन्यूसली जर्क दिए जा रहा हूं, मतलब अपने हाथ को ऐसे हिलाए जा रहा हूं। अब हाथ को ऐसे हिला रहा हूं तो वहां पर पूरी की पूरी एक काइंड ऑफ वेव बनती हुई दिख रही होगी आपको, है ना। तो कुछ इस प्रकार की वेव आपको दिख रही होगी। इसके बारे में मैं आपसे पूछूंगा कि भाई ये बताओ इसकी वेवलेंथ कितनी है, आप आराम से बता दोगे क्योंकि आपको 2 मैक्सिमा दिख रहे हैं, 2 मिनिमा दिख रहे हैं, सब दिख रहा है, तो आप आराम से बता दोगे ये इसकी वेवलेंथ है। मगर अब इसमें अगर मैं आपसे पूछूंगा कि इसकी पोजीशन क्या है, तो क्या कुछ बता पाओगे? नहीं, है ना, इसकी कोई पोजीशन आप नहीं बता पाओगे। तो क्योंकि आप इसकी कोई पोजीशन नहीं बता पाओगे, आप कहोगे यार यहां पे भी है वेव, तो यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी। अभी देखो, अभी जो मैं ले रहा हूं वो एट t इक्वल्स टू 0 ही ले रहा हूं, ठीक है, किसी एक टाइम इंस्टेंट पे, इस टाइम इंस्टेंट पे मैंने उसकी फोटोग्राफ खींची है, ऐसा समझ लो, ठीक है। मतलब कि वो वेव जा रही थी, किसी एक टाइम इंस्टेंट पे उसकी फोटोग्राफ खींच ली, ठीक है, उसी की बात कर रहा हूं, अभी टाइम की एवोल्यूशन की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो हमको ये समझ में आया कि भाई साहब ये कुछ ऐसा है सच दैट ये जो है ना हमारा वेव फंक्शन, मतलब कि इसकी जो वेवलेंथ है ना वो बड़े आराम से यूं निकाली जा सकती है, मगर अब इसकी पोजीशन नहीं बताई जा सकती क्योंकि वेव यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, हर जगह है, तो पोजीशन नहीं बताई जा सकती। इस केस में काइंड ऑफ पोजीशन बताई जा सकती है इतने से रेंज में, है ना, पोजीशन इतनी है, लेकिन अब इस रेंज में मोमेंटम नहीं बताया जा सकता। क्यों नहीं बताया जा सकता? क्योंकि इतनी वेव्स ही नहीं है सच दैट मैं उन सबको एनालाइज कर पाऊं और देख पाऊं क्या वेवलेंथ कितनी है ना। तो इससे हमको एक बहुत ही बेसिक कंक्लूजन समझ में आता है, और वो कंक्लूजन ये है कि यहाँ पे ना एक ट्रेड ऑफ सा है। ट्रेड ऑफ समझते हो ना, मतलब कि एक कि भाई मैंने ये किया तो ये नहीं कर पा रहा। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर टीवी देख रहा हूं तो मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा, तो ये एक ट्रेड ऑफ है ना। मैं अगर वीडियो बना रहा हूं तो मैं अपना कोई मूवी नहीं देख पा रहा, तो ये भी एक ट्रेड ऑफ है। हर चीज में एक ट्रेड ऑफ होता है, हमारी लाइफ में भी पूरा ट्रेड ऑफ है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जब हम पढ़ेंगे तो वो पूरा ट्रेड ऑफ पे ही है, ठीक है। उसके बारे में एक छोटी सी फिलॉसफी भी समझेंगे, मतलब ऐसी काइंड ऑफ बनाई हुई है, देख लेना, छोड़ो। तो अभी के लिए हमको ये समझ में आया कि इन दोनों में कुछ ट्रेड ऑफ सा है ना। और इसी ट्रेड ऑफ को हम एकदम एक्सट्रीम पॉइंट पर ले जाते हैं, मतलब इसको भी इसके एकदम एक्सट्रीम पॉइंट पर ले जाएंगे और इसको भी इसके एकदम एक्सट्रीम पॉइंट पर ले जाएंगे। और जब इन दोनों को इनके एक्सट्रीम पॉइंट्स पर ले जाएंगे तो हम देखेंगे हमको कुछ प्योर स्टेट जैसा मिलेगा। क्या मिलेगा? प्योर स्टेट जैसा। तो रेडी हो? चलो। तो फाइनली प्योर और मिक्स्ड स्टेट पर बढ़ने से पहले एक बार जरा सा देख लेते हैं स्टेट का मतलब क्या है, ठीक है। स्टेट यार हमने बहुत बार सुना है, जैसे कि मैं पेन को खींच के रखूं तो कहूंगा यार इट इज इन अ स्ट्रेच्ड स्टेट, इसको ऐसे दबा दूं तो कहूंगा इट इज इन अ कंप्रेस्ड स्टेट, या फिर ऐसा भी कह सकता हूं इट इज इन सॉलिड स्टेट, है ना। ऐसे करते करते हमने बहुत बार सुना है स्टेट वर्ड, ठीक है। तो जब भी हम नॉर्मल लाइफ में बात करते हैं स्टेट की, तो हम हर चीज के किसी एक एस्पेक्ट के बारे में बता रहे होते हैं। जैसे अगर मैं इसको खींच के रख रहा हूं तो इट इज इन अ स्ट्रेच्ड स्टेट, तो ये मैं इसके एक एस्पेक्ट के बारे में बता रहा हूं, तो कि क्या इसके ऊपर प्रेशर लग रहा है या नहीं, है ना। ऐसे ही अगर ये सॉलिड स्टेट है तो मैं उसके एक एस्पेक्ट के बारे में बता रहा हूं कि उसके अंदर के क्रिस्टल्स का स्ट्रक्चर कैसा है, एटसेट्रा, ठीक। मगर जब हम क्वांटम मैकेनिक्स में बात करते हैं, अच्छा एक बात, स्टेट का मतलब फिर क्या हुआ? हालत, ठीक है, किसी चीज की कैसी कंडीशन है, कैसी हालत है। जब हम क्वांटम मैकेनिक्स में बात करते हैं स्टेट की, तो उसका हमारा कहने का मतलब ये होता है कि उसके सारे एस्पेक्ट के बारे में एक ही बारी में बात हो जाए, ठीक है। मतलब अगर मैं कहता हूं कि भाई मुझे क्वांटम मैकेनिक्स में इस पार्टिकल की स्टेट पता है, अभी इसी इंस्टेंट पर इस पार्टिकल की स्टेट पता है, तो इसका मतलब ये होगा कि उसके बारे में जितनी इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है, उसके बारे में
जितनी इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है मुझे सब कुछ पता है। ठीक है, पक्का? तो हमको अगर किसी पार्टिकल की स्टेट के बारे में पता है तो उसके बारे में जितनी इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है वो सब कुछ पता है। क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है? हम ये बता सकते हैं कि उस पार्टिकल के यहां होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, इस जगह पर होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, उस पार्टिकल की इतनी वेलोसिटी हो, इस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि सब कुछ कहानी प्रोबेबिलिटी की है ना, सब प्रोबेबिलिटी का खेल है। यहां पर 100% तुम सर्टेनिटी से ये नहीं कह सकते पार्टिकल यहां है, मगर हाँ ये कह सकते हो कि पार्टिकल यहां होने की इतनी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो हम अगर उसकी स्टेट जानते हैं तो हम सब कुछ जानते हैं उसके बारे में जितना भी निकाला जा सकता है। ठीक है, तो हमको अच्छा ये बात समझ में आ गई। तो अब हम बढ़ते हैं, स्टेट तो हमने समझ लिया, एक और शब्द समझते हैं जो कि है ऑब्जर्वेबल। क्या है? ऑब्जर्वेबल। ऑब्जर्वेबल का मतलब क्या है कि किसी चीज में क्या क्या आप ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 ग्लासेस लिए, एक के अंदर दोनों के अंदर पानी है, एक के अंदर रेड डाई डाल दी, दूसरे के अंदर ब्लू डाई डाल दी। तो अब इसके ऑब्जर्वेबल्स क्या क्या होंगे कि मैंने रेड डाई में से कुछ निकाला तो मैं क्या क्या ऑब्जर्व कर सकता हूं। मैं इसकी डेंसिटी ऑब्जर्व कर सकता हूं कि कितनी इसकी डेंसिटी है, या मैं इसका कलर ऑब्जर्व कर सकता हूं, है ना। तो ये सब इसके ऑब्जर्वेबल्स हो गए। मगर वही क्वांटम मैकेनिक्स में ऑब्जर्वेबल्स कौन होंगे? क्वांटम मैकेनिक्स में ऑब्जर्वेबल होंगे जैसे कि पोजीशन, है ना, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एनर्जी। तो पार्टिकल यहां पर है, इस पोजीशन पर है, ये इसका ऑब्जर्वेबल है। ठीक है, ये हमारा एक ऑब्जर्वेबल है, इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं या मेजर कर सकते हैं, करना चाहते हैं, जो भी। ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिक्स में क्या क्या ऑब्जर्वेबल्स हैं हमारे? पोजीशन हो गया, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। तो अब सुनो, प्योर स्टेट क्या होता है? हुआ खत्म। अब जानते हैं प्योर स्टेट क्या होता है। ठीक है, देखो प्योर स्टेट की डेफिनेशन पे जाने से पहले एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मैंने बोला था ना कि हम इस केस के एकदम एक्सट्रीम पर चले जाएंगे। ये केस क्या था कि जो वेव फंक्शन है बहुत ही कम जगह में डिफाइंड था, वेव फंक्शन बहुत ही कम जगह में डिफाइंड था, और इसलिए हम इसकी वेव लेंथ नहीं बता पा रहे थे। अगर ये थोड़ी ज्यादा जगह में एक्सपैंडेड होता, मतलब कि थोड़ी ज्यादा इसकी वेव होती, तो कहीं ना कहीं हम इसका वेव लेंथ बता पाते। मगर क्योंकि ये कम जगह में डिफाइंड था तो इसका वेव लेंथ हम नहीं बता पा रहे, है ना। तो हमने इसका बिल्कुल एक्सट्रीम पॉइंट ले लिया, मतलब कि इतना कम कर दिया उस क्या नाम है, उस जगह को जहां पर वेव लेंथ, जहां पर वेव फंक्शन डिफाइंड था, कि वो बिल्कुल एक पॉइंट पर आ गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हमने पूरे वेव फंक्शन को केवल और केवल एक पॉइंट पर डिफाइन कर दिया जो कि है x नॉट। बाकी हर जगह वेव फंक्शन 0 है, सिर्फ और सिर्फ x नॉट पे है। इसका मतलब समझ पा रहे हो क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि 100% अगर पार्टिकल है तो वो x नॉट पर ही है और कहीं नहीं है। पार्टिकल जो है वो x नॉट पर ही है और कहीं नहीं है। ठीक है, ये हमारे वेव फंक्शन, ये हमारे इस वेव फंक्शन का मतलब होगा। तो इसमें हम कह सकते हैं कि पार्टिकल इज एट x नॉट फॉर श्योर 100%। ठीक है, दूसरा, ये फिजिकली एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है ये कमेंट में आप बताओगे अब, ठीक, क्योंकि आपको पता है फिजिकली एक्सेप्टेबल क्या होते हैं। तीसरा कि ये बिल्कुल क्लासिकल मैकेनिक्स जैसे ही तो है। क्लासिकल मैकेनिक्स में यही तो होता है कि मेरा फॉर एग्जांपल ये रिंग है तो रिंग की पोजीशन ये है, आई एम 100% श्योर कि ये यही है। इसको एक्स कोऑर्डिनेट में अगर देखोगे तो ये इस जगह पर स्पाइक आएगी, बाकी जगहों पर 0 आ जाएगा। अगर तुम क्लासिकल मैकेनिक्स में देखते हो कि ये कहाँ है और ग्राफ प्लॉट करते हो तो 100% बस यहीं आएगी, है ना, और कहीं नहीं आएगी। और कैसे देख सकते हैं इस वेव फंक्शन को, कैसे समझ सकते हैं? जैसे पॉइंट चार्ज के केस में मेरी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी पूरी की पूरी वो है, क्या नाम है, एक्स एक्सेस है, और मेरा चार्ज यहाँ पे पड़ा हुआ है। अगर चार्ज यहाँ पे पड़ा हुआ है और मैं तुमसे प्लॉट करने को कहता हूं, मेरे को प्लॉट करके बताओ भाई चार्ज कहाँ है, तो यहां से यहां तक तो चार्ज होगा नहीं, कहीं नहीं होगा, कहीं नहीं होगा, बस यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे एक स्पाइक आएगी, बाकी हर जगह चार्ज नहीं है। तो चार्ज के रिस्पेक्ट में अगर प्लॉट करेंगे तो सिर्फ एक ही पॉइंट पर होगा, है ना। तो मतलब पॉइंट चार्ज के रिस्पेक्ट में हम ऐसे इसको समझ सकते हैं इस फंक्शन को, है ना। दूसरा, इम्पल्स की तरह भी हम इसको समझ सकते हैं। यार इम्पल्स हमने पढ़ा हुआ है ना कि फोर्स जब हम लगाते हैं कोई चीज पे,
बहुत ही कम इंस्टेंट के लिए, बहुत ही कम इंस्टेंट के लिए जब फोर्स लगाते हैं तो उसका ग्राफ कैसा बनता है कि पहले तो कोई फोर्स नहीं लग रहा था, कोई फोर्स नहीं लग रहा था, कोई फोर्स नहीं लग रहा था, एकदम से मारा, एकदम से फोर्स लगा, फिर वापस जीरो। ठीक है, तो जब हम फोर्स लगाते हैं उसके ऊपर तो क्या होता है, मतलब कि एकदम से तगड़े तरीके से एकदम से फोर्स लगता है, तो एक पॉइंट के लिए, एक इंस्टेंट के लिए वो फोर्स का ग्राफ ऊपर जाएगा, एल्स हमेशा जीरो रहेगा अगर फोर्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम बनाओगे तो। ठीक है, अच्छा, तो ये बिल्कुल क्लासिकल मैकेनिक्स जैसा है। क्यों क्लासिकल मैकेनिक्स जैसा है? क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स में पार्टिकल की पोजीशन डिफाइंड होती है, 100% सर्टेनिटी से कह सकते हैं कि पार्टिकल यहीं पर है। ठीक है, चौथा कि इसकी वेवलेंथ क्या होगी, इस वेव फंक्शन की वेवलेंथ क्या होगी, क्या ये बता सकते हो? नहीं, है ना, इसमें कुछ ऐसा रिपीट तो कर ही नहीं रहा, मतलब ऐसा कुछ थोड़ा ना हो रहा है कि यार कुछ चीज बार बार समय के साथ रिपीट हो। अगर बार बार समय के साथ रिपीट हो तो मैं उसकी वेवलेंथ बता सकूं, क्रस्ट से क्रस्ट मिला सकूं, ट्रफ से ट्रफ मिला सकूं, यहां कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा, तो मैं वेवलेंथ बता ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसी फंक्शन को अच्छे से दर्शाने के लिए हमारे मैथ्स में एक बहुत ही बढ़िया फंक्शन है जिसको हम कहते हैं डिराक डेल्टा फंक्शन। डिराक क्योंकि ये PAM डिराक भाई के नाम पर है, उन्होंने ही इसका कॉन्सेप्ट दिया था। इनिशियली जब उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया तो किसी ने माना नहीं कि ये कहीं यूज होगा, बट फाइनली जब और पढ़ाइयाँ हुई तो उनको पता लगा यार ये तो बहुत ही ज्यादा मजेदार फंक्शन है, बहुत ही ज्यादा यूजफुल फंक्शन है। ठीक है, अच्छा, दूसरा ये जो था ना, ये था पोजीशन का प्योर स्टेट। क्या था? पोजीशन का प्योर स्टेट। तो मतलब कि इसके अंदर क्योंकि हमको डेफिनेटली पता था पोजीशन क्या है, तो ये पोजीशन का प्योर स्टेट हो गया। अब यहां से प्योर स्टेट का मतलब समझ में आया? तो प्योर स्टेट का मतलब ये होगा कि जब हमें किसी भी चीज के बारे में डेफिनेटली पता हो, किसी भी ऑब्जर्वेबल के बारे में डेफिनेटली पता हो, जैसे मैंने बोला क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत सारे ऑब्जर्वेबल हैं, जैसे कि पोजीशन है, मोमेंटम है, एनर्जी है। पोजीशन का प्योर स्टेट वो होगा जिसके अंदर हमको डेफिनेटली पता है पोजीशन इतनी है या पोजीशन यहां है। ठीक है, मोमेंटम का प्योर स्टेट वो होगा जहां पे हमको डेफिनेटली पता है इस पार्टिकल का इतना मोमेंटम है, इतने तेजी से भाग रहा है या जो भी है ना। मोमेंटम से सिर्फ भागना नहीं कहेंगे, लेकिन जो भी, आई थिंक तुम समझ रहे हो। अच्छा, तो प्योर स्टेट का मतलब क्या हुआ? अगर हमको 100% सर्टेनिटी से पता है कि कोई चीज का जो ऑब्जर्वेबल है उसकी क्या वैल्यू है किसी पॉइंट पे, तो वो उसका प्योर स्टेट होगा। यही डेफिनेशन लिखी हुई है, अ स्टेट इन विच वी हैव द एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट एनी वन ऑफ द ऑब्जर्वेबल। हमारे पास कोई भी एक ऑब्जर्वेबल की एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है तो वो हमारा प्योर स्टेट है। ठीक है, अच्छा, बात करते हैं मोमेंटम की प्योर स्टेट की। मोमेंटम का प्योर स्टेट क्या होगा? मोमेंटम का प्योर स्टेट ऐसा होगा जिसके अंदर हमें डेफिनेटली पता होगा मोमेंटम कितना है। यहां मैंने कोई बात नहीं करी कि अगर हमको मोमेंटम डेफिनेटली पता है तो पोजीशन भी पता हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर हमको मोमेंटम पता है तो बल्कि पोजीशन और ज्यादा इनडेफिनेट हो जाएगी। ठीक, अभी देखते हैं। चलो, तो जैसे कि मैंने ये वेव फंक्शन बनाया साई एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और मैंने एक साइनोसॉइडल टाइप का कर्व बना दिया। अब तुम्हें पता है साइनोसॉइडल फंक्शन है तो इसकी वेवलेंथ बड़े आराम से तुम निकाल सकते हो। वेवलेंथ दोनों क्रस्ट से क्रस्ट मिला दो, ट्रफ से ट्रफ मिला दो, तुम आराम से वेवलेंथ निकाल सकते हो। और अगर हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं तो हम और क्या निकाल सकते हैं? वेवलेंथ बाय मतलब P बराबर h बाय लैम्डा, यही डे ब्रॉय रिलेशन। इससे हम मोमेंटम भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? मोमेंटम भी निकाल सकते हैं। तो अगर हमने इसका मोमेंटम निकाल लिया, इस वेव फंक्शन का मोमेंटम निकाल लिया, क्योंकि इसकी वेवलेंथ कांस्टेंट है तो इसका मोमेंटम भी कांस्टेंट होगा। मोनोक्रोमेटिक टाइप का चीज है, इसका वेवलेंथ कांस्टेंट है तो मोमेंटम भी कांस्टेंट होगा, और मोमेंटम कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये मोमेंटम का प्योर स्टेट है, क्योंकि मोमेंटम एक ही है। ठीक है, पक्का, श्योर, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? अच्छा, चाहे हम इसको साइन के एक्स टाइप का ले लें, चाहे हम इसको कॉस के एक्स टाइप का ले लें, मतलब कि साइन के एक्स भी हमारा साइनोसॉइड मतलब वो होगा, क्या नाम है, पीरियोडिक होगा सेम पीरियड से। कॉस के एक्स भी पीरियोडिक होगा सेम पीरियड से। चाहे e टू द पावर आयोटा के एक्स ले लें, वो भी हमारा पीरियोडिक होगा। क्यों? क्योंकि तुमको पता है e टू द पावर आयोटा के एक्स क्या होता है? कॉस के एक्स प्लस आयोटा साइन के एक्स। कॉस के एक्स भी सेम पीरियड से पीरियोडिक, साइन के एक्स भी सेम पीरियड से पीरियोडिक, तो फाइनल दोनों को मिला दो, वो भी सेम पीरियड से पीरियोडिक। ओके, पक्का, श्योर। चलो,
अच्छा, अगर ये भी समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ गया। तो अब सुनो कि अगर हमारे पास कोई मोमेंटम का प्योर स्टेट है तो क्या वो पोजीशन का प्योर स्टेट होगा? मतलब कि हमको किसी वेव फंक्शन के अंदर 100% पता है कि इसका मोमेंटम इतना है, जैसे कि इसके अंदर हमको पता है इसका मोमेंटम इतना है, तो क्या मैं इसकी पोजीशन के बारे में कमेंट कर सकता हूं कि इसकी पोजीशन कहां होगी? नहीं, इसकी पोजीशन के बारे में मैं कमेंट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि देखो हर पॉइंट के ऊपर प्रोबेबिलिटी है। वेव फंक्शन है तो प्रोबेबिलिटी भी होगी। हर पॉइंट के ऊपर अगर प्रोबेबिलिटी है तो इसका मतलब हर पॉइंट के ऊपर कोई ना कोई मतलब हर पॉइंट के ऊपर पार्टिकल एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, पार्टिकल हर पॉइंट के ऊपर एग्जिस्ट कर सकता है। और अगर पार्टिकल हर पॉइंट के ऊपर एग्जिस्ट कर सकता है तो इसका मतलब पार्टिकल की कोई सर्टेन पोजीशन तो हुई ही नहीं। और अगर पार्टिकल की कोई सर्टेन पोजीशन नहीं हुई तो वो पोजीशन का प्योर स्टेट नहीं हुआ। क्योंकि पार्टिकल की कोई सर्टेन पोजीशन नहीं है तो वो पोजीशन का प्योर स्टेट नहीं हुआ। सिमिलरली अगर इधर देखो, ये पोजीशन का प्योर स्टेट है। अगर ये पोजीशन का प्योर स्टेट है, मैं तुमसे पूछूं कि इसके अंदर मोमेंटम कितना है, क्या कोई एक बता सकते हो? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अगेन इसके अंदर बहुत सारे मोमेंटम है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे मोमेंटम है। ये एक्चुअली कुछ सम है ऑफ मेनी वेवलेंथ्स और मेनी मोमेंटम। आई होप थोड़ा थोड़ा आपने फूरियर सीरीज पढ़ा होगा, है ना। अभी हम फूरियर ट्रांसफॉर्म पे आएंगे, वो उसी का बड़ा वर्जन है, तब और अच्छे से पिक्चर को क्लियर करेंगे। मगर अभी के लिए ये बनाना है, अगर आपको ये बनाना है तो बहुत सारे प्रकार के वो चाहिए, बहुत सारे प्रकार की साइनोसॉइडल वेव्स चाहिए। और इन सारी साइनोसॉइडल वेव्स का अलग अलग मोमेंटम है और अलग अलग वेवलेंथ है। ठीक है, तो क्योंकि इन सब का अलग अलग मोमेंटम है तो जब इन सबको मिला दोगे तो उसका क्या मोमेंटम बोलोगे? नहीं कह सकते। ठीक है, तो इन सबको मिलाया है तो ये बना है, इसका क्या मोमेंटम है? नहीं कह सकते। ओके, पक्का समझ में आ गया? तो अगर हमारे पास कोई एक ऑब्जर्वेबल की प्योर स्टेट है, एक ऑब्जर्वेबल अगेन जैसे मैं ऑब्जर्वेबल बोलूंगा दिमाग में आ जाना चाहिए पोजीशन है, मोमेंटम है, कुछ ऐसा है। ठीक है, अगर हमारे पास एक ऑब्जर्वेबल की प्योर स्टेट है तो जरूरी नहीं है कि वो किसी और ऑब्जर्वेबल की भी प्योर स्टेट हो। ठीक है, ना ही क्योंकि पोजीशन मोमेंटम की प्योर स्टेट थी और ना ही मोमेंटम की जो प्योर स्टेट थी वो पोजीशन की थी। ठीक है, कहानी क्लियर है? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है? ओके। अच्छा, एक बात और, ये जो वेव फंक्शन है इसके बारे में तो मैंने बात करी कि ये जो वेव फंक्शन है ये फिजिकली एक्सेप्टेबल नहीं है, है ना। क्या ये फिजिकली एक्सेप्टेबल है? ये फिजिकली एक्सेप्टेबल है? नहीं, ये भी फिजिकली एक्सेप्टेबल नहीं है। ये भी फिजिकली एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों नहीं है इसका मैं बता देता हूं। क्योंकि ये स्क्वायर इंटीग्रेबल नहीं है। देखो, वेव फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हर जगह है, डिफरेंशिएबल हर जगह है। साइन एक्स है, कहीं भी कितनी बार डिफरेंशिएट कर लो, कौनो फर्क नहीं पड़ता। कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, कहीं पे ब्रेकेज नहीं आ रहा, सब कुछ सही है। मगर अगर इसके मॉड साई का स्क्वायर करोगे ना आप, मॉड साई का स्क्वायर और dx करके इंटीग्रेट कर दोगे, ठीक है, तो वो जो आंसर आएगा ना वो इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करोगे तो ये आंसर इनफाइनाइट आ जाएगा, जो कि स्क्वायर इंटीग्रेबल वाली चीज को हटा देता है। ठीक है, और इसका मतलब फिजिकली ये हो जाएगा कि भाई इनफाइनाइट प्रोबेबिलिटी है पार्टिकल को पाए जाने की, लेकिन प्रोबेबिलिटी हमको पता है 0 से 1 ही लाई करती है। ठीक है, पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। तो मोटा मोटा तौर पे हमने ये समझ लिया कि भाई प्योर स्टेट जो होती हैं पोजीशन की, वो होती हैं डिराक डेल्टा फंक्शन टाइप की। डिराक डेल्टा फंक्शन क्या होता है? जो कि सिर्फ एक पॉइंट पर एग्जिस्ट करता है,
एक पॉइंट पर उसकी पीक होती है, बाकी हर जगह वो जीरो होता है। जैसे कि हमने फोर्स का एग्जाम्पल लिया, इम्पल्स का एग्जाम्पल दिया, एक पॉइंट पे मारा, एक पॉइंट पे तेजी से मारा तो एकदम से फोर्स पीक आउट करेगा, बाकी हर टाइम पे फोर्स जीरो है। या फिर तुम कोई भी एग्जाम्पल ले लो, पॉइंट चार्ज का एग्जाम्पल ले लो, पॉइंट मास का एग्जाम्पल ले लो, पॉइंट चार्ज है तो बस यहीं पर है, बाकी हर जगह जीरो है। तो चार्ज का डिस्टेंस के साथ ग्राफ बनाओगे तो बस यहां पे आएगा, बाकी हर जगह जीरो होगा। पॉइंट मास का भी ऐसे ही। तो हर चीज का हमको ये समझ में आ गया डिराक डेल्टा फंक्शन फाइनली कैसा होता है ना, फिजिकली कैसा होता है। बट अब हम उसकी एक रिप्रेजेंटेशन पढ़ने वाले हैं। ऑल्दो डिराक डेल्टा फंक्शन की बहुत सारी प्रकार की रिप्रेजेंटेशंस हो सकती हैं, मगर हम स्पेसिफिकली एक यही पढ़ रहे हैं अभी, है ना। वो क्या है जो हमारे काम की है, वो क्या है, वो है रेक्टेंगुलर फंक्शन का अप्रोक्सीमेशन। रेक्टेंगुलर फंक्शन का अप्रोक्सीमेशन क्या मतलब है? देखो सबसे पहले आप ये समझो रेक्टेंगुलर फंक्शन क्या होता है। रेक्टेंगुलर फंक्शन कुछ ऐसा सा फंक्शन होता है, जो ये नीचे वाला दिख रहा है ना, दोनों ही है बट नीचे वाला ज्यादा बेटर है। तो रेक्टेंगुलर फंक्शन क्या है? रेक्टेंगुलर फंक्शन कुछ ऐसा रेक्टेंगल हमारे पास बनाता है ना। मतलब आप देख रहे हो ना, हर पॉइंट पर x के हर पॉइंट पर इसकी वैल्यू जीरो है। यहां से यहां हर जगह जीरो, यहां से यहां हर जगह जीरो, हर जगह इसकी वैल्यू जीरो है। मगर एक सर्टेन इंटरवल में, इस इंटरवल में इसकी वैल्यू कुछ है, ठीक है। एक सर्टेन इंटरवल में इसकी वैल्यू कुछ है, बाकी हर जगह इसकी वैल्यू जीरो है। तो अब वो सर्टेन इंटरवल है कौन सा? देखो हमने एक पॉइंट लिया, लेट से ये x0 पॉइंट, इस x0 से बराबर दूरी पे गए, कुछ सिग्मा की दूरी पे गए, अब ले लिया सिग्मा, है ना। तो यहां से भी सिग्मा की दूरी पे, यहां से भी सिग्मा की दूरी पे, तो कुल मिला के ये हमारे पास 2 सिग्मा का इस रेक्टेंगल का बेस आ गया, है ना। इस रेक्टेंगल का जो बेस था वो 2 सिग्मा का आ गया। अब इसमें खास बात हमने ये करी कि हमने अगर 2 सिग्मा का बेस था तो 1/2 सिग्मा की हाइट रख दी, ठीक है। 2 सिग्मा का बेस था तो 1/2 सिग्मा की हाइट रख दी, सच दैट जब भी अब आप इसका एरिया निकालोगे तो क्या आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब कि 1/2 सिग्मा इंटू 2 सिग्मा हो गया 1। तो मतलब कि इसका एरिया अंडर द कर्व हमेशा 1 आएगा। तो रेक्टेंगुलर फंक्शन, इस रेक्टेंगुलर फंक्शन का एरिया अंडर द कर्व क्या है, 1 है। तो यही मैंने यहां लिखा है, देखो ये क्या है कि अगर रेक्टेंगुलर फंक्शन को, अब रेक्टेंगुलर फंक्शन को मैंने r सिग्मा x से वो डिनोट किया है। तो r सिग्मा x dx का अगर इंटीग्रेशन करते हैं, ये पूरा r सिग्मा x ही तो है ना, रेक्टेंगुलर फंक्शन ही तो है। तो r सिग्मा x dx का अगर -∞ से इंफिनिटी तक इंटीग्रेशन करते हो तो क्या मिलेगा, एरिया अंडर द कर्व ही मिलेगा। यहां से यहां हर जगह एरिया 0, यहां से यहां हर जगह एरिया 0, यहां से यहां एरिया 1, तो फाइनल एरिया कितना आएगा आपके पास, 1 ही आएगा। फाइनल एरिया कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो ये होता है हमारा बेसिक सा एक रेक्टेंगुलर फंक्शन। अब इसी रेक्टेंगुलर फंक्शन की हमने एक अप्रोक्सीमेशन करी, और वो अप्रोक्सीमेशन कैसी थी कि इस 2 सिग्मा को हम जितना हो सके उतना घटा देंगे, ठीक है। इस 2 सिग्मा को जितना हो सके उतना घटा देंगे। मगर एक बात तो रेक्टेंगुलर फंक्शन में थी ही कि अगर 2 सिग्मा का बेस है तो 1/2 सिग्मा की हाइट होगी, है ना। तो इस बेस को जितना आप घटाओगे उतना ये हाइट बढ़ती रहेगी, ठीक है। समझ रहे हो कि इसको जितना घटाया उतनी ये हाइट बढ़ती रही, सच दैट जो एरिया अंडर द कर्व है, अभी भी इस पूरे के अंडर का एरिया निकालोगे वो भी कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो हमेशा तो डिराक डेल्टा फंक्शन में फाइनली हमने क्या किया, हमने ये किया कि जो हमारे पास रेक्टेंगुलर फंक्शन था उसकी बेस को घटाया और उसकी हाइट को बढ़ाया, मगर उसका एरिया अंडर द कर्व हमेशा 1 ही रह गया, ठीक है। तो इसकी जो वो है, क्या नाम है, डेफिनेशन हुई एक तरह से, वो यही हुई कि जो रेक्टेंगुलर फंक्शन है उसी में आपने सिग्मा को टेंडिंग टू 0 रख दिया। सिग्मा को टेंडिंग टू 0 मतलब ये बहुत ही कम है, लेकिन जब सिग्मा को टेंडिंग टू 0 लिखा तो 1/सिग्मा टेंडिंग टू इनफाइनाइट हो गया, तो ये हाइट बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन को हम डिराक डेल्टा फंक्शन कहते हैं। और इसी को देखो, इसी को हमने लिखा डेल्टा x माइनस x0। डेल्टा x माइनस x0 का मतलब क्या है, डेल्टा से हम डिराक डेल्टा फंक्शन डिनोट करते हैं। x माइनस x0 का मतलब है वो पॉइंट जहां पर डिराक डेल्टा फंक्शन की पीक होगी, ठीक है। जहां पर डिराक डेल्टा फंक्शन की पीक होगी वो पॉइंट ये रहा। तो अब आपको आई होप डिराक डेल्टा फंक्शन का एक बात समझ में आ गई होगी। अभी
डिराक डेल्टा फंक्शन की अगर एक्चुअल डेफिनेशन देखें तो ये 3 पॉइंट हैं जो कि उसकी डेफिनेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो पहला पॉइंट तो है डिराक डेल्टा फंक्शन डेल्टा ऑफ x माइनस ए इक्वल्स टू 0, डेल्टा ऑफ x माइनस ए इक्वल्स टू 0 फॉर x नॉट इक्वल्स टू a। ठीक है, अगर x हमारा a के बराबर नहीं है, मतलब कि जैसे इस पॉइंट पे देख लो x हमारा a या x नॉट, यहां पे मैं x नॉट लिख देता हूं क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगी, एक सेकेंड, सॉरी, हाँ। तो जब हमारा जो x है वो x नॉट के बराबर नहीं है, मतलब कि जो हमारा x है वो x नॉट के बराबर नहीं है, कुछ ये है, ये है, ये है, ये है, कुछ भी है, तो हर जगह पे डिराक डेल्टा फंक्शन की वैल्यू क्या है? 0। तो यही हमारा पहला पॉइंट है कि डिराक डेल्टा फंक्शन एट x माइनस x नॉट, मतलब x नॉट इक्वल्स टू x नॉट पे हमारी वैल्यू क्या आएगी? डिराक डेल्टा फंक्शन की 0 आएगी। दूसरा पॉइंट क्या है जो अभी अभी हमने डिस्कस किया कि अगर आप इंटीग्रेशन करोगे इस पूरे फंक्शन का, है ना, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक डिराक डेल्टा फंक्शन का आपने इंटीग्रेशन किया तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा, है ना, क्योंकि उसके एरिया अंडर द कर्व 1 था। अब ये है तीसरा, ये तीसरा फॉर्मूला है बस, जो कि आई वुड से अब आप ध्यान से देखिए। देखो, इसको समझाने के लिए जरा सा डेरिवेशन करना पड़ेगा। ये सब मैं मिटा रहा हूं, जल्दी से लिख लो, अगर नहीं लिखा तो पॉज करके। चलो देखो, ध्यान से देखो वो क्या कहना चाह रहा है हमने को, ये जो फॉर्मूला है वो क्या कहना चाह रहा है? वो कह रहा है f ऑफ x इंटू डेल्टा x माइनस एक्स नॉट। ठीक है, तो देखते हैं क्या कहना चाह रहा है ये। f ऑफ x इंटू डेल्टा x माइनस एक्स नॉट dx फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी इज f ऑफ x नॉट। क्या मतलब? देखो, f ऑफ x क्या है? कोई भी फंक्शन, ठीक है, कोई भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, एक्स की पावर 4 है, कुछ भी है, उस फंक्शन से मैंने डिराक डेल्टा फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो मान लो ये मेरा वो फंक्शन था, उससे मैंने अपने डिराक डेल्टा फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया। अब मुझे एक बात बताओ, इस रीजन ऑफ स्पेस में, इस रीजन में डिराक डेल्टा फंक्शन की वैल्यू क्या है? 0, है ना। अगर डिराक डेल्टा फंक्शन की वैल्यू 0 है, इसकी कोई भी वैल्यू हो, फाइनली अगर दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर 0 ही आएगा। श्योर है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा इस पूरे रीजन में, आंसर 100% श्योर 0 आएगा। सिमिलरली इस रीजन में देखूं, डिराक डेल्टा फंक्शन की वैल्यू क्या है? 0। तो अगेन इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, तो अगर मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करना है तो इतना ज्यादा इंटीग्रेशन करने से बेटर है ना, मतलब माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक इंटीग्रेशन करने से बेटर है कि मैं बस इस रीजन में इंटीग्रेशन कर लूं। ये छोटू सा रीजन जो कि असल में क्या था? एक्स नॉट प्लस सिग्मा और एक्स नॉट माइनस सिग्मा, इतने रीजन में, यही तो था, है ना। बस इतने रीजन में इंटीग्रेशन कर ले तो काम हो जाएगा। अच्छा, एक और बात, इतने रीजन में, ऑल्दो क्योंकि ये बहुत ही छोटा रीजन है, तो इस रीजन में ये जो f ऑफ x है, फंक्शन ऑफ x है, f ऑफ x, इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू तो कुछ कांस्टेंट ही है ना, और वो है f ऑफ x नॉट। अरे भाई, इस पॉइंट पर मैं पूछूं आपसे x नॉट पॉइंट पर f ऑफ x की क्या वैल्यू है, मतलब फंक्शन की एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन की 1 पर क्या वैल्यू है, तो आप f ऑफ 1 ऐसे ही तो बोलते हो। हाँ, मैं पूछूं फंक्शन की 2 पर क्या वैल्यू है, तो आप f ऑफ 2 ऐसे ही तो बोलते हो। तो अगर मैं पूछ रहा हूं फंक्शन की x नॉट पर क्या वैल्यू है, तो आप f ऑफ x नॉट यही तो बोलोगे। ठीक है, तो मतलब इस पूरे रीजन के लिए तो ये वैल्यू कांस्टेंट है ना, f ऑफ x नॉट, तो मैंने इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया f ऑफ x नॉट को। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, है ना। और इंटीग्रेशन कर दिया बस इतने रीजन ऑफ स्पेस का, कहां से कहां तक? एक्स नॉट माइनस सिग्मा से एक्स नॉट प्लस सिग्मा डेल्टा एक्स माइनस एक्स नॉट dx, ये। और अगर अब मैं आपसे ये पूछूं कि भाई साहब इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया अंडर द कर्व क्या होगा, डिराक डेल्टा फंक्शन है, एरिया अंडर द कर्व 1। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू f ऑफ x नॉट, मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया f ऑफ x नॉट।
तो ये हो गई अपनी तीसरी प्रॉपर्टी कह लो या डेफिनेशन का ही पार्ट है, ठीक है। तो डिराक डेल्टा फंक्शन की ये पूरी की पूरी ही डेफिनेशन है। अगर आपसे इंटरव्यू में या कहीं पूछा जाता है भाई बताओ डिराक डेल्टा फंक्शन की क्या डेफिनेशन है, तो ये तीनों ही पॉइंट आपको लिखने हैं, ठीक है। चलो, तो अभी जो हमने पढ़ा वो गॉसियन फंक्शन की सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन थी, मगर सिर्फ एक नहीं, गॉसियन फंक्शन की बहुत सारी रिप्रेजेंटेशंस हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे हमने क्या किया कि पहले तो हमने एक रेक्टेंगुलर फंक्शन लिया था, उस रेक्टेंगुलर फंक्शन का बेस को कम करते गए और हाइट को बढ़ाते गए सच दैट उसके बीच का एरिया बन रहे। बिल्कुल ऐसे ही अब हमने ट्रायंगल टाइप का फंक्शन ले लिया कि ये एक ब्लू वाला दिख रहा है ना, ये एक ट्रायंगल है, फिर इसके बेस को कम करते गए ये रेड टाइप का बन गया, फिर और कम करेंगे तो ये और स्पाइक्ड टाइप आएगा, सच दैट हमेशा इनके बीच का एरिया बन रहेगा। तो बेस कम करते जाओ, हाइट बढ़ाते जाओ, तुम्हारा फंक्शन जो है डिराक डेल्टा फंक्शन को अप्रोच करने लगेगा, ठीक है। इसका कोई इक्वेशन वगैरह होगी, कोई जरूरत नहीं है खास। सिमिलरली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है और वो है गाउसियन फंक्शन का। गॉसियन फंक्शन, गाउसियन सुन के थोड़ा मतलब थोड़ा वैसा फील नहीं आ रही, मतलब क्या कहते हैं फिजिसिस्ट टाइप की गाउसियन, है तो जो भी। तो हमने गाउसियन फंक्शन लिया और इस गाउसियन फंक्शन में जो हमारा ये है एक्स नॉट है, ये अगेन वही मिडिल पॉइंट है जहां पर पीक होगी, है ना। तो यहाँ पर हमारी पीक है और यहाँ पर हमारी पीक है। पहले हमारा ये गॉसियन फंक्शन ब्लू वाला था। अगर ब्लू वाला था तो इसका मतलब था कि ब्लू वाला था मतलब कि ये फैला फैला है अगर आप देखो तो, और फैला फैला है इसका मतलब है कि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा होगा, या फिर ये सिग्मा जो हमने लिख रखा है वो ज्यादा होगा। यहाँ सिग्मा जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन को रिप्रेजेंट करता है, एक्स नॉट जो है वो मीन को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपने गॉसियन फंक्शन की मेरी वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ आई बटन पे क्लिक करके देख लेना, काफी अच्छी वीडियो, मतलब क्या मतलब ठीक वीडियो है जो भी है। चलो, तो अब उसके बाद हमने क्या किया, यही गॉसियन फंक्शन में जो सिग्मा था, जो स्टैंडर्ड डेविएशन थी, उसको हम घटाते गए। तो ये जो इसका मीन से जो वेरिएंस होता था उसको घटाते गए, ऐसे करते करते हमारा ये स्पाइक्ड टाइप आ गया, और घटाएंगे तो और स्पाइक्ड टाइप आ जाएगा। फाइनली हमारे पास जो फंक्शन है वो डिराक डेल्टा फंक्शन टाइप का अप्रोच करने लगेगा। आपको याद होगा जब हमने अभी हमने रेक्टेंगुलर फंक्शन को लिया था, तो यहां हमने आर सिग्मा एक्स लिया था। आर जो था वो ही रेक्टेंगुलर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा था। अब हमने यहाँ जी सिग्मा एक्स लिया है जो कि गॉसियन फंक्शन को रिप्रेजेंट करना चाह रहा है, ठीक है। इसको लोगे तो टी सिग्मा एक्स ले लेना, ट्रायंगल फंक्शन, ठीक है, जो भी। तो अब ये जो gx था ये कुछ इस प्रकार का फंक्शन था, है ना, जिसमें e पर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 सिग्मा स्क्वायर आ रहा था और इस प्रकार का ये फंक्शन था। अगर यही सिग्मा बहुत छोटा हो या सिग्मा टेंडिंग टू 0 हो तो गॉसियन फंक्शन पे एक कंडीशन लगा दी कि सिग्मा टेंडिंग टू 0 है, तो अगेन वो क्या बन गया तुम्हारा डिराक डेल्टा फंक्शन, कहां पर, एक्स नॉट के ऊपर, ठीक है। तो डिराक डेल्टा फंक्शन की बहुत सारी क्या कहते हैं रिप्रेजेंटेशंस हो सकती हैं, ये भी है। एक्सपोनेंशियल में भी होती है, एक साइन के फॉर्म में भी होती है, साइन जी एक्स ओवर एक्स ओवर पाई एक्स करके, है ना, ऐसे करके बहुत सारी रिप्रेजेंटेशंस हो सकती हैं, बट फिलहाल के लिए हमको इतना ही जानना है, ठीक है। तो फाइनली डिराक डेल्टा फंक्शन की ये लास्ट रिप्रेजेंटेशन है और वो रिप्रेजेंटेशन है बाय द डेरिवेटिव ऑफ रैंप फंक्शन। मतलब देखो एक इस प्रकार का फंक्शन होता है कि भाई ये एक ऐसा दिख रहा है ना, कोई रैंप है, कोई वो है क्या कहते हैं जिसके ऊपर चढ़ के जाना है तुमको, है ना, यहां से आए तुम यूं चढ़ के गए, इधर गए, है ना। एक ये ब्लू कलर वाला दिख रहा होगा और एक ये रेड कलर वाला दिख रहा होगा, है ना। दोनों के दोनों अलग हैं, क्यों अलग हैं, दोनों का बस स्लोप अलग है, बाकी दोनों काइंड ऑफ सेम ही दिख रहे हैं, है ना। लेकिन ये जो ब्लू वाला है ये इतनी रेंज के अंदर चढ़ रहा है ऊपर, और ये जो रेड वाला है ये सिर्फ इतनी रेंज के अंदर ऊपर चढ़ गया है। तो ब्लू वाला ज्यादा रेंज के अंदर ऊपर चढ़ रहा है, रेड वाला कम रेंज के अंदर ऊपर चढ़ रहा है। अच्छा, ये जो फंक्शन है इसको हम रैंप फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रैंप, एक रैंप की तरह है जिसके ऊपर तुमको चढ़ के जाना है। अच्छा, इसी फंक्शन का अगर तुम डेरिवेटिव प्लॉट करोगे तो कैसा आएगा, देखो इस फंक्शन को ध्यान से देखो, इस फंक्शन के अंदर यहां पर वैल्यू कांस्टेंट है, 0 है, कांस्टेंट है, तो उसका डेरिवेटिव तो पक्का 0 होगा। यहां से यहां तक वैल्यू बढ़े जा रही है, यहां से यहां तक वैल्यू बढ़े जा रही है और लीनियरली बढ़ रही है, मतलब कि ऐसा y प्रोपोर्शनल टू x वाला,
वैसा बढ़ रही है। तो अगर इसका डेरिवेटिव करोगे, dy बाई dx करोगे, तो वो कुछ कांस्टेंट ही आएगा, है ना। क्यों? ये एक स्लोप है और कांस्टेंट स्लोप है, हर पॉइंट पे कांस्टेंट स्लोप है, तो डेरिवेटिव हर जगह सेम आएगा। तो इस पॉइंट पे देखो, चाहे इस पॉइंट पे देखो, चाहे इस पॉइंट पे, चाहे इस पॉइंट पे, ब्लू वाले ग्राफ में ही कह रहा हूं, तो इसमें किसी भी पॉइंट पर देखो डेरिवेटिव सेम आएगा। तो हमने यहां से यहां तक तो प्लॉट किया था 0, मगर यहां से यहां तक इस रीजन में जो x नॉट माइनस सिग्मा से x नॉट प्लस सिग्मा है, उसमें हर पॉइंट पे कोई ना कोई एक ही वैल्यू आएगी। तो वो ये एक वैल्यू मैंने यहां पर प्लॉट कर दी, ठीक है। उसके बाद अगेन ये सीधा हो गया, मतलब कि इसका अगेन डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल ही कांस्टेंट वैल्यू है, तो अगेन इसका डेरिवेटिव 0। तो समझने वाली बात ये हुई कि हमारा इस रैंप फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो कुछ इस प्रकार का आ रहा है ना। अब इसी रैंप फंक्शन को मैंने पहले इसकी ऐसी स्लोप थी, इसको स्लोप बढ़ा के यूं कर दिया। अगर स्लोप बढ़ाकर यूं कर दिया तो अब इस पूरे रीजन में तो ये 0 हो जाएगा इसका डेरिवेटिव। उसके बाद इतने रीजन में इसकी कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी। उसके बाद यहां से यहां तक अगेन 0 हो जाएगा। तो मतलब अगर तुमने इस रैंप फंक्शन की स्लोप को बढ़ाया तो असल में ये जो तुम्हारा डेरिवेटिव था, डेरिवेटिव का एरिया कम हो गया और ऐसा ऐसा हो गया। तो इसी के एकदम एक्सट्रीम पॉइंट पर चले जाते हैं, जो कि है ये। अब ये क्या है, मैंने इसी को जो मैं ऐसे कर रहा था, मतलब पहले अच्छा खासा वो था इसकी इंक्लिनेशन, ऐसे करते 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 एकदम सीधा कर दिया इसको। जैसे ही एकदम सीधा कर दूंगा तो मेरा वो जो एरिया था वो घटते 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 एकदम स्पाइक सा आ जाएगा, मतलब कि ये है ना। और ये क्या है, मेरा डिराक डेल्टा फंक्शन। क्या है? डिराक डेल्टा फंक्शन। तो हमको क्या समझ में आया, डिराक डेल्टा फंक्शन एक और तरह से डिफाइंड है, और वो तरह क्या है, वो ये है कि अगर तुम्हारा कोई बिल्कुल एकदम स्टेप टाइप का फंक्शन है, इसको मैं स्टेप कह सकता हूं, है ना, कोई सीढ़ी की तरह है, तो स्टेप टाइप का अगर फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव, स्टेप का डेरिवेटिव डिराक डेल्टा फंक्शन होगा, ठीक है। इसी बेसिस पे एक क्वेश्चन भी आया हुआ है इंटरव्यू में, और मेरी फ्रेंड से पूछा गया था, और वो अभी मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। तो सवाल ये है, प्लॉट करो e पावर माइनस मॉड x, उसका डेरिवेटिव और उसका डबल डेरिवेटिव। सबसे पहले वीडियो को यहीं पॉज करो, पूरा सवाल ट्राई करो, e पावर माइनस मॉड x को प्लॉट करने की कोशिश करो, उसका डेरिवेटिव को प्लॉट करने की कोशिश करो, और उसके डबल डेरिवेटिव को प्लॉट करने की कोशिश करो, ठीक है। कर लिया? तो चलो, तो देखो हमको सबसे पहले तो e पावर माइनस मॉड x को प्लॉट करना है। बहुत ही आसान है यार, अगर कहीं भी मॉड दिखता है तो सबसे पहले हमारी अप्रोच क्या रहती है, x ग्रेटर देन 0 पर देखो और x लेस देन 0 पर देखो। वही करते हैं, हमने x ग्रेटर देन 0 पर देखा, जैसे ही x ग्रेटर देन 0 होगा तो हमारा e पावर माइनस मॉड x जो है उसका मॉड, ये मॉड x इक्वल्स टू x हो जाएगा, है ना। x ग्रेटर देन 0 के लिए हमारा जो मॉड x होता है वो x के ही बराबर होता है। तो जो हमारा ये फाइनल फंक्शन बन गया e पावर माइनस मॉड x, वो हो गया e पावर माइनस x केवल, है ना। तो अगर मुझे e पावर माइनस मॉड x प्लॉट करना है तो x ग्रेटर देन 0 में, x ग्रेटर देन 0 में वो बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसे e पावर माइनस x होता है। और e पावर माइनस x कैसा होता है यार, एक्सपोनेंशियली डीकेइंग फंक्शन होता है ना, ऐसा है ना। तो बस ऐसा बन जाएगा। लेकिन अगर मैं x लेस देन 0 पर देखूं, x लेस देन 0 पर देखूं तो यहां मॉड x जो है वो माइनस x की तरह खुलेगा, और फाइनली e पावर माइनस माइनस x, तो मतलब e पावर x, और e पावर x मतलब कि एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग फंक्शन, तो कुछ यहां से ऐसे बढ़ता 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 ऊपर जाएगा, ठीक है। पक्का ये समझ में आ गया। तो अब इसका डेरिवेटिव प्लॉट करते हैं। डेरिवेटिव में क्या होगा, देखो x ग्रेटर देन 0 के लिए अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा तो वो आ जाएगा e पावर माइनस x का डेरिवेटिव करना, है ना। मतलब क्या है कि मुझे इसको डेरिवेटिव करना था, इस पूरे फंक्शन को। मैंने x ग्रेटर देन 0 के लिए अलग डेरिवेटिव कर लिया, लेस देन 0 के लिए अलग डेरिवेटिव कर लिया। तो मैंने x ग्रेटर देन 0 के लिए डेरिवेटिव किया डी dx ऑफ e पावर माइनस x। e पावर माइनस x का डेरिवेटिव करो, e पावर माइनस x का e पावर माइनस x, और माइनस x का माइनस नीचे, तो माइनस e पावर माइनस x, ये फंक्शन आ गया। दूसरा, अगर मैं x लेस देन 0 के लिए डेरिवेटिव करता हूं तो मैं इसका e पावर x का डेरिवेटिव कर देता हूं डी dx ऑफ e पावर x, तो क्या हो जाएगा e पावर x। तो फाइनली अगर मैं प्लॉट करूं तो देख रहे हो x लेस देन 0 के लिए तो e पावर x है, मतलब कि ऐसा ही होगा, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन x ग्रेटर देन 0 के लिए
ये माइनस ई पावर माइनस एक्स है, मतलब ई पावर माइनस एक्स जैसा था ना ऐसा, उसी का नेगेटिव वर्जन, वही चीज नेगेटिव में, तो कुछ ऐसी आ जाएगी ना बेटा, है ना भाई, पक्का। तो ये हमारा फंक्शन हो गया। अब देखो ये जो फंक्शन है ये डिसकंटिन्यूअस है इस पॉइंट पर, x इक्वल्स टू 0 पर ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। और अभी अभी हमने पढ़ा कि अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो, अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो तो उसका डेरिवेटिव डिराक डेल्टा फंक्शन होता है, ठीक है। तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, डिराक डेल्टा फंक्शन उस पॉइंट पे, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है वो भी अभी देखते हैं। चलो तो फाइनली अपना तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तो तीसरे पॉइंट पे हमको इसी का अब डबल डेरिवेटिव प्लॉट करना था। तो हमने क्या किया, ई पावर माइनस मॉड एक्स का डेरिवेटिव तो कर लिया था, ये उसी को एक बार डेरिवेटिव कर देते हैं फिर से। तो x ग्रेटर देन 0 पे अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा तो ई पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव होगा, उसको डेरिवेटिव करोगे आ जाएगा ई पावर माइनस एक्स, ठीक है, सॉरी माइनस ई पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव होगा जो कि ई पावर माइनस एक्स आएगा। दूसरा, अगर x लेस देन 0 के लिए उसको डेरिवेटिव करोगे ई पावर एक्स को तो वो ई पावर एक्स ही रहेगा। तो फाइनली मेरे पास ये बन गया कि x ग्रेटर देन 0 के लिए ई पावर माइनस एक्स और x लेस देन 0 के लिए ई पावर एक्स। और ये क्या बिल्कुल पहले जैसे ही नहीं लग रहा, ई पावर माइनस एक्स और ई पावर एक्स, यहाँ ई पावर माइनस एक्स ई पावर एक्स, है ना, बिल्कुल वैसे ही तो लग रहा है। तो प्लॉट तो बिल्कुल वैसे ही रहना चाहिए यार, ऐसे ही रहना चाहिए, है ना, क्योंकि वैसे ही तो है। मगर 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 देखो इसके अंदर एट एक्स इक्वल्स टू 0, एट एक्स इक्वल्स टू 0 वैल्यू क्या थी, ये, ठीक है, ई पावर 0 मतलब कि 1, यहां पर वैल्यू थी 1 एट एक्स इक्वल्स टू 0। यहां पर एट एक्स इक्वल्स टू 0, यहां पर एट एक्स इक्वल्स टू 0 वैल्यू 1 नहीं है, वो असल में एक डिराक डेल्टा फंक्शन है। क्या है, डिराक डेल्टा फंक्शन। क्यों है, क्योंकि यहां पर क्या था, यहां पर डिसकंटिन्यूटी थी, उसी डिसकंटिन्यूटी का हमने डेरिवेटिव किया है, ठीक है। तो अब डिसकंटिन्यूटी का डेरिवेटिव किया है तो क्या होगा, देखो यहां मैंने एक नोट लिखा हुआ है, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एट द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज डिराक डेल्टा फंक्शन। तो डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट पर जो डेरिवेटिव करोगे तो डिराक डेल्टा फंक्शन आएगा, आई नो। मैग्नीट्यूड इज द यूनिट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, और उस वो डिराक डेल्टा फंक्शन कितना बड़ा होगा या उसकी क्या मैग्नीट्यूड होगा वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, इसकी लेवल ऑफ डिसकंटिन्यूटी पर। मतलब जैसे ये यहां से यहां आ गया है, यहां पॉइंट था 1 और यहां पॉइंट था -1, तो ये असल में इसने 2 स्टेप्स की जंप मारी है ना, है ना, नीचे की तरफ 2 स्टेप्स की नीचे की तरफ जंप मारी है। तो यहां पर जो डिराक डेल्टा फंक्शन होगा वो नीचे की तरफ 2 स्टेप्स वाली जंप वाला होगा, ये इस प्रकार का, ठीक है। तो हमेशा इनफाइनाइट टाइप का नहीं, कभी 1 यूनिट का भी हो सकता है, कभी 2 यूनिट का भी हो सकता है। यहीं पर अगर इसकी जंप जो होती कुछ ऐसी होती, लेट्स से डिसकंटिन्यूटी कुछ ऐसी होती, ऐसी मतलब कि यहां से ऐसा जा रहा था फिर इधर चला गया, और ये 1 यूनिट की डिसकंटिन्यूटी है, तो यहां पर इसके लिए एट एक्स इक्वल्स टू 0 ये हमारा डिराक डेल्टा फंक्शन बनता। क्यों, क्योंकि एक स्टेप की छलांग मारी है ऊपर की तरफ, तो एक स्टेप का ऊपर की तरफ डिराक डेल्टा फंक्शन, ठीक है। आई होप ये बात क्लियर हुई होगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। और चलो